हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 के सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमटीजी। ये इस चैप्टर के सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 के वीडियो सॉल्यूशन दिए थे। उम्मीद है आपने वो पार्ट देखा होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है इस क्वेश्चन में? अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इज सेट अप एट एन एंगल 30 डिग्री with the axis of a solenoid and the magnetic moment associated with it is this, the torque। जो क्वेश्चन नंबर 25 थे उसमें भी वहां पर टॉर्क के रिलेटेड क्वेश्चन ही चल रहे थे बेटा। यहां पर भी टॉर्क के रिलेटेड क्वेश्चन है, कंटिन्यू हो रहा है टॉपिक। हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये हमारे पास थोड़ा टेढ़ा बनाया मैंने सोलेनॉइड क्योंकि एंगल बनाना है। ये इसका एक्सेस है, इसका जो एक्सेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल पे है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बेटा। जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होती है सोलेनॉइड की, ये कॉइल्स होती हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक्सेस के अलोंग होती है, यानी कि ये जो एंगल 30 डिग्री है दिस इज बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सोलेनॉइड एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क हमारे पास क्या होती है बेटा? एम बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बस अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। मेन खेल सारा 30 डिग्री एंगल का है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्सेस के अलोंग ही मैग्नेटिक मूवमेंट होती है और ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो यही एंगल 30 डिग्री जो हमें दिया है वही यहां टॉर्क के फॉर्मूला में यूज होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी दी हुई है बेटा? यहां पर ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो है माइनस एम बी कॉस थीटा। इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, माइनस साइन को छोड़ देते हैं। ये जो एनर्जी है इसकी यूनिट होती है जूल, मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट को जूल पर टेस्ला भी लिखा गया है। अदरवाइज इन जनरल हम लोग यूज करते हैं IA, एम्पियर मीटर स्क्वायर यूज करते हैं, बट इसी को जूल टेस्ला भी कहा जा सकता है। तो वही यहां पर यूनिट्स लिखी हुई हैं, जूल पर टेस्ला। तो 1.28 SI यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड है 7.5 इंटू 10⁻²। साइन 30 कितना होता है बच्चों? 1/2। ये कहां से आ गया 1/2? साइन 30 की वैल्यू, थीटा कितना है? 30। तो ये कितना हो गया? अब हमें इसे सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व करेंगे तो यहां पर 2 कट गया, ये 0.64। 7.5 को अगर आप ध्यान से देखें तो 30/4 लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिखा है? सो दैट मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। क्यों इजी हो जाएगी? यहां मैं 4 को कट कर दूंगा, ये 0.16 हो गया बेटा। 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4.8 हो गया बेटा, इंटू 10⁻²। कहीं अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ जाता तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता। मैं यहाँ 64 लिखता, यहाँ 7.5 लिखता, मल्टीप्लाई करता। यहाँ थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो 7.5 को लिख देंगे 30/4। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई, जो हमें थोड़ी खराब सी लग रही थी, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? ऐसी कैलकुलेशंस आपके पास कंपटीशन में काफी हेल्पफुल होती हैं। तो इन कैलकुलेशन का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है बेटा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मैग्नेटिक डायपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, द एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शंस। हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 27। एक मैग्नेटिक डायपोल जो है इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू फील्ड, ये दो फील्ड के अंडर इन्फ्लुएंस में है, दो फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। द एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शंस, एक फील्ड में मान लेता हूं इधर है B1, एक फील्ड मान लेता हूं B2 इधर है बेटा। दोनों में एंगल कितना है? 60 डिग्री। ओके, वन ऑफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड,
एक फील्ड की मैग्नीट्यूड है 1.2 10⁻⁻² टेस्ला। इफ द डायपोल कम्स टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल, स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है बेटा? इन स्टेबल इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये दोनों पैरेलल होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मूवमेंट, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? पैरेलल होते हैं इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब ये कह रहे हैं द डायपोल कम्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल 30 डिग्री। अगर जो डायपोल है वो 30 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, इसका क्या मतलब है बेटा? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, 30 डिग्री पे होगा किसी एक के साथ। विद दिस फील्ड B1 की वैल्यू पता थी, इसके साथ 30 डिग्री पे होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इनडायरेक्टली हमें ये दिया गया है कि जो नेट फील्ड है वो बीच में है, बाइसेक्टर के अलोंग है। तो नेट फील्ड बाइसेक्टर के अलोंग कब होता है बेटा? नेट फील्ड बाइसेक्टर के अलोंग कब होता है? यह आप सबको पता होगा। अलोंग बाइसेक्टर कब होता है? व्हेन दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होती है बेटा? सेम होती है। ये वेक्टर में हम प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होती है। नेक्स्ट जो इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में सिमिलर क्वेश्चन है बट एंगल अलग दिया हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो B2 की मैग्नीट्यूड आ गई B1 के बराबर। यहां ये बाइसेक्टर के अलोंग था, तो हमें सीधा पता है कि ये दोनों बराबर होंगे तभी रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग होगा। तो यहां पर आप इसका आंसर C मार्क कर सकते हैं। अगर ये एंगल बराबर ना हो तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। ये सिमिलर स्टेटमेंट है बट एंगल अलग है। क्या कहता है? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स मैग्नेटिक एक्सिस 30 डिग्री टू एक्सटर्नल फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। सॉरी बेटा, वो इसमें नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 30 में है। जो अलग अलग एंगल है वो किस में है? क्वेश्चन नंबर 30 में। मुझे लगा नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30 आप डायरेक्टली स्किप करके 30 नंबर पे जा सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, पहले 28 देख लेते हैं बेटा। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स मैग्नेटिक एक्सिस 30 डिग्री टू एक्सटर्नल फील्ड इज दिस एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो बेटा जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसका एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो वही यहां पर आना था टॉर्क में। टॉर्क दे दी 0.02, मैग्नेटिक एक्सिस 30 डिग्री पे है। मैग्नेटिक मूवमेंट हमें फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड 900 गॉस, एक गॉस कितने टेस्ला के बराबर होता है बेटा? 10⁻⁻⁴। तो हमने इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया, sin 30 1/2 है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया बेटा? ध्यान से देखिए कैलकुलेशन। मैग्नेटिक मूवमेंट ये आ गया 0.04 डिवाइड बाय 900 10⁻⁻⁴। 2 0 नीचे एडजस्ट कर दो, 2 ऊपर, तो ये आ गया 4/9 बेटा। 4/9 आप डिवाइड कर सकते हैं, 0.4 पे जाएगा पहले 36 4, फिर 36 बेटा 4, तो हमारे पास 0.44 आता रहेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? बी ऑप्शन। SI यूनिट में है, ये भी टॉर्क भी SI यूनिट में है, ये भी हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया था, आप इसे एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ 0.3 टेस्ला इज अलोंग पॉजिटिव Z डायरेक्शन। यहां पर B तो लिख दिया, डायरेक्शन नहीं दिखाई गई थी, क्वेश्चन में लिख दिया अलोंग पॉजिटिव Z डायरेक्शन। A rectangular loop of side this carries current out of following different orientation which are corresponding to stable. Stable equilibrium की क्या कंडीशन होती है? Magnetic movement is parallel to field. Angle between those is a 0 degree. Unstable में एंटी पैरेलल 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि M और B में एंगल किसमें 0 डिग्री है बेटा। पहले केस में अगर हम देखें
अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाएं तो थंब किस तरफ आएगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट एंड फील्ड दोनों ऑपोजिट हैं। थीटा 180 डिग्री, ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर क्वेश्चन में अनस्टेबल पूछा होता तो ये आंसर हो सकता था। इस क्वेश्चन में अगर आप फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे बेटा, तो थंब बाहर की तरफ आएगा। बाहर मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के, एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। तो टॉर्क हमारे पास जीरो नहीं होगी, तो ये इक्विलिब्रियम ही नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड, इसमें अगर आप फिंगर्स को, राइट हैंड को ऐसे घुमाओगे तो हमारे पास थंब आएगा बेटा -y डायरेक्शन में, और फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, z में। तो यहां पर भी एंगल कितना है, 90, यहां पर भी 90 है, तो टॉर्क जीरो नहीं है, तो ये तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है बेटा। अगर आप इस केस में देखें, फिंगर्स को ऐसे घुमाएं, राइट हैंड की फिंगर्स को बेटा, जो थंब आएगा वो हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटा, और मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर, फील्ड भी ऊपर, एंगल कितना हो गया, 0। तो ये क्या है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या ऑप्शन आएगी, डी ऑप्शन आएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को अगर आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन नंबर जो 27 था बेटा, हमने वहां पर बात की थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 उसी के सिमिलर है, बट एंगल अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 27 and 30 are similar. A magnetic dipole is acted upon by two magnetic field which are inclined. वैसे ही यहां पर भी दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक हमने B1 मान लिया बेटा, एक हमने B2 मान लिया। दोनों में जो एंगल है वो कितना है, 75 डिग्री है। वन ऑफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड दिस, मैंने फिर से B1 की मैग्नीट्यूड मान ली 15 मिली टेस्ला। द डायपोल अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर से कौन सा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल 30 डिग्री विद दिस फील्ड। जो हमारे पास डायपोल है वो इस तरफ स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, तो यानी कि कितने एंगल पे बेटा, 30 पे। तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैग्नेटिक मूवमेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में भी हमने यही बात डिस्कस करी थी। अब ये एंगल बराबर नहीं है बेटा, ये एंगल कितना बच गया, 45। क्वेश्चन नंबर 27 में ये दोनों बराबर थे, तो हमने कह दिया कि ये बाइसेक्टर के अलोंग है, तो ये दोनों बराबर होंगे, बट यहां एंगल बराबर नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, अब हमें पता चल गया कि नेट फील्ड इधर है बेटा, तो इस फील्ड का इधर कंपोनेंट, इस फील्ड का इधर कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, बट इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस फील्ड B1 का इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसके साथ एंगल कितना है, 30। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, sin 30, क्योंकि इधर कंपोनेंट क्या होगा, B1 cos 30। ऐसे ही इस B2 का, इस B2 का इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या एंगल मैग्नीट्यूड होगी, कंपोनेंट क्या होगा, B2 sin 45, क्योंकि इस लाइन के लॉन्ग क्या हो जाएगा, B2 cos 45। अगर मैं यहां से m गायब कर दूं तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, B2 cos 45, इधर क्या आ जाएगा, sin 45। समझे बेटा? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं यहां फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये B2 है और ये मेरे पास कोई लाइन है जिसके अलोंग नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये एंगल कितना था, 45 डिग्री। तो अगर मैं इस B2 का इधर कंपोनेंट लूंगा तो ये आएगा B2 cos 45, और इसके परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जब हम स्प्लिट करते हैं, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा B2 sin 45। तो इस तरीके से हमने इस B2 को दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर लिया बेटा, अलोंग B नेट और B परपेंडिकुलर। क्योंकि नेट फील्ड इधर है तो ये कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ये वाले दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे, कैंसिल आउट। इसका मतलब B1 sin 30 इज इक्वल टू B2 sin 45। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे।
तभी तो हमारे पास नेट फील्ड इस डायरेक्शन में बच जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, B1 sin 30 इज 1/2, B2 sin 45 इज 1/√2। B1 की वैल्यू है 15, यहां √2 मल्टीप्लाई में नीचे 2 है, ये B2 बच गया। तो क्या बच गया बेटा, B2 15/√2 बच गया। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 15 डिवाइड बाय 1.4 है, तो ये 150 डिवाइड बाय 14 अप्रोक्सीमेटली। तो पहले किस पे जाएगा बेटा, 10 पे जाएगा, 140, ठीक है। फिर हमारे पास फर्दर बचेगा 10, 100, ये आ गया 6 बेटा। ओके, अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया हमारे पास 6, क्योंकि 14 इंटू 6 हमारे पास ये 84, 7 भी लिख सकते हैं, 98 होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10.7 के आसपास आ जाना चाहिए। तो सबसे पास वाली ऑप्शन क्या होगी, 11, क्योंकि ऑप्शन आंसर किसमें पूछा है, कहता है आंसर इज क्लोज टू, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें बतानी है। तो वो क्या आएगी बेटा, 11। समझे, नेट फील्ड इधर है बेटा, इसलिए इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तभी नेट फील्ड इधर बचेगा। तो इस तरीके से आपको करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा क्या कहता है, 31 नंबर क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक निडल lying parallel to magnetic field require W unit of work to turn it through 90 डिग्री। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड थी, यानी कि इनिशियली वो उसकी एनर्जी क्या थी, -mb cos 0। जब मैं उसे 90 डिग्री टर्न कर दूंगा तो एनर्जी क्या हो गई बेटा, एंगल 0 से कितना हो गया, 90। तो वर्क डन क्या होता है, डेल्टा यू, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस mb। तो W किसके बराबर आ गया बेटा, mb। W किसके बराबर आ गया बेटा, mb के बराबर। अब कहता है द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द निडल इन दिस पोजीशन, 90 डिग्री में इसको मेंटेन करने के लिए जो एक्सटर्नल टॉर्क लगेगी टू मेंटेन, दैट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द टॉर्क एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर मुझे इस निडल को होल्ड करना है तो जो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा रहा है उसके इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क लगानी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूंगा तो मैग्नीट्यूड वाइज ये कितनी हो गई, टाउ, विच इज इक्वल टू mb sin 90। तो ये कितनी आ गई बेटा, mb। तो न्यूमेरिकली दिस इज इक्वल टू w, क्योंकि mb किसके बराबर था, w। तो न्यूमेरिकली ये किसके बराबर आ जाएगी बेटा, w के बराबर आ जाएगी। ओके, जो वहां पर वैल्यू थी, मान लो यहां 10 आता तो यहां भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, बस यूनिट बदल जाएंगे, वो जूल है, ये न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो सेम बात बन जाती। क्वेश्चन नंबर 32 बेटा क्या कहता है, ध्यान से देखिए, इफ द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m बाय एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट, यहां पर पॉइंट मेंशन करना रह गया। यहां क्वेश्चन में क्या कर दिया, एक मिस कर दिया, फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, या तो डायग्राम देनी चाहिए थी। तो ये पॉइंट बाय डिफॉल्ट कौन सा लिया जाएगा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया जाए, क्योंकि अगर कोई मैग्नेट फील्ड में पड़ी है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रह सकती है। तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा माना जाएगा, स्टेबल। इज n टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। कहता 90 डिग्री टर्न करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमने यही सॉल्व किया बेटा। इनिशियल एनर्जी हम क्या मान लेंगे, -mb cos 0, -mb। जब हमने 90 डिग्री से टर्न कर दिया तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, -mb cos 90, यानी कि 0। तो ये आ गई 0 माइनस mb, कितना आ गया बेटा, mb। ये पहले केस में आया। अब दूसरे केस में कहता है वर्क डन टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। अगर मैं 60 डिग्री से टर्न करूंगा, जब मैंने थीटा 0 से 60 डिग्री टर्न कर दिया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, mb cos 60, ये हो गई -mb/2। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा,
फाइनल माइनस इनिशियल, ये है माइनस एम बी बाई टू और ये क्या है बेटा इनिशियल एम बी। तो ये कितनी आ गई बेटा एम बी बाय टू। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो कितना है W बाय टू। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा कहता है वर्क डन इन टर्निंग बाय 90 डिग्रीज एन टाइम्स द वर्क डन टर्निंग इन 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके बराबर था दिस। अगर मैं यहां पर इसको लिख दूं तो ये 2 टाइम्स। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, n इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू क्या आ गई 2। उम्मीद है आपको बेटा ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट डालते रहते हैं कि सर आप फिंगर टिप्स के सॉल्यूशन डालिए। अब मैं डालता हूं तो आप वीडियो को देखते तो जरूर हैं, बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू फॉर दैट, बट लाइक नहीं करते बेटा। अगर आप लाइक नहीं करेंगे है ना तो मुझे मोटिवेशन कहां से मिलेगी आप लोगों के लिए और वीडियोस पोस्ट करने की। ठीक है, डेफिनेटली मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं, बट मैं भी ये रिटर्न में आपसे चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, एटलीस्ट लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फिंगर टिप्स सॉल्व करते हैं या नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इतना सा आप मेरे लिए काम करिए बेटा। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतनी ही जल्दी फ्रीक्वेंटली मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डालता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 33, इफ बीई रिप्रेजेंट इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बीए ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ये तो सबको मालूम, एक बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल लाइन पे फील्ड होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 m बाय आर क्यू। इक्वेटोरियल लाइन पे होता है बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यू मैग्नीट्यूड में। तो अगर आप इनकी मैग्नीट्यूड का रिलेशन देखें तो बी ए इज 2 टाइम्स एक्सियल लाइन पे जो फील्ड है वो 2 टाइम्स इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड के बराबर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है ये क्वेश्चन 34 बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट 1 एंगस्ट्रॉम अवे फ्रॉम अ प्रोटॉन मेजर्ड अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ स्पिन इज दिस। कितनी होगी वो बतानी है। ध्यान से देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक प्रोटॉन स्पिन कर रहा है, एक प्रोटॉन स्पिन कर रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो ये एक करंट कैरिंग लूप हो गया और करंट कैरिंग लूप इज सिमिलर टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट। इसके एक्सेस पे 1 एंगस्ट्रॉम दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है और हमें सीधा सीधा दे दिया मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि दिस सर्कुलेटिंग प्रोटॉन, दिस रोटेटिंग प्रोटॉन act as a current carrying loop which act as a bar magnet। और उसकी एक्सियल लाइन पे फील्ड पूछ लिया बेटा। समझ रहे हैं, एक प्रोटॉन जो घूम रहा है दिस इज इक्वलेंट टू अ करंट कैरिंग लूप विच इज इक्वलेंट टू अ बार मैग्नेट। सीधा सीधा मैग्नेटिक मूवमेंट दे दी बेटा। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 m बाय आर क्यू। ये आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो आप इक्विवेलेंट करंट लिखिए, फिर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखिए एक्सियल लाइन पे, फिर आपके पास यही रिलेशन बन जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें -7, क्योंकि यहां पर मैंने ये क्यों सोचा, कई बार बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता चला यही लगाना है, क्योंकि इसने ना तो लूप का रेडियस दिया है। अगर मैं लूप वाला फॉर्मूला लगाऊंगा एक्सियल लाइन पे तो मुझे रेडियस ऑफ लूप भी तो चाहिए होगा, वो तो दिया ही नहीं, तो फिर बनेगी कैसे बात। तो सीधा सीधा कहने की बात है कि बार मैग्नेट मान के इसे सॉल्व करना है। तो 2 इंटू मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁻26 सॉरी, आर क्यूब कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10 का क्यूब। तो सिंपल ये 2.8, ये -33 और ये ऊपर जाके 10⁻30। तो ये आ गया 2.8 इंटू 10⁻³ टेस्ला, जिसे आप 2.8 मिली टेस्ला भी कह सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन
should be the right answer for this question. ओके बच्चों, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, गौर से देखिए बेटा। कहता है पोल स्ट्रेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट इज 12 एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ दे रखी है, एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ आपको कितनी दे दी बेटा, 12 सेंटीमीटर। एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ आपको कितनी दे दी, 12 सेंटीमीटर, और पोल स्ट्रेंथ भी दे दी है, साउथ नॉर्थ मान लेते। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस देखिए बेटा, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर। तो बेटा अगर ये सेंटर है, ये वाला डिस्टेंस 10 है, तो एक पोल से कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटर है तो ये कितनी लेंथ है बेटा, 6, और दूसरे पोल से कितना डिस्टेंस हो गया, 10 + 6 16। अब ये जो 10 सेंटीमीटर है ये इस लेंथ 12 सेंटीमीटर के कंपेरेबल है, इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट बार मैग्नेट का फॉर्मूला यहां पर नहीं लगाया जा सकता। तो अब अगर मुझे नेट फील्ड लिखना है तो मुझे पहले इस मोनोपोल की वजह से फील्ड लिखना पड़ेगा, नॉर्थ की वजह से अवे, इस साउथ पोल की वजह से टूवर्ड फील्ड लिखना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नॉर्थ पोल की वजह से, मोनोपोल की वजह से क्या होता है, μ0/4π m बाय डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। साउथ पोल की वजह से, एक मोनोपोल की वजह से फील्ड का फॉर्मूला बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, नहीं तो मैं साइड पे लिख देता हूं। फॉर ड्यू टू मोनोपोल, आप कह सकते हैं कि सर मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करते, बट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला डिफाइन किया जाता है, μ0/4π m/r²। ये फॉर्मूला सिमिलर टू, किसके सिमिलर होता है बेटा, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 1/4π ε0 q/r² बेटा, ये इसके सिमिलर लिया जाता है बेटा। μ0/4π 1/4π ε0, चार्ज की जगह m और r² की जगह r²। अब यहां आप μ0/4π m को कॉमन ले सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर बेटा 256, और पावर 10 की पावर -4 बाहर आ गई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये है -7। पोल स्ट्रेंथ कितनी गिवन है बेटा, 20 मिली एम्पियर, सॉरी 20 एम्पियर मीटर। यहां पर 256 कॉमन ले लीजिए, 16 - 1 आ जाएगा, एलसीएम ले लिया था हमने, 10 की पावर -4, यही बनेगा बेटा। अब अगर आप मेरा साथ दें तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको यहां पर करनी है बेटा। तो क्या करेंगे, पहले इसको 2 पे कट कर देते हैं, ये 128 हो गया, ऊपर बच गया 15, नीचे बच गया 128, पावर को एडजस्ट कर दीजिए बेटा 10⁻⁻²। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 15 डिवाइड बाय 12.8 10⁻⁻3। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है 15 12.8 पहले 1 पे जाएगा, तो 1 पे जाएगा तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन 2 है 1 वाली, 1.17 1.17, तो आगे वाली वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, पीछे वाली वैल्यू क्या है -3, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला डिजिट आ रहा है 1, 2 ऑप्शन है, 1 है 2 है, तो 1 वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, फिर ये दोनों सेम है, इसका मतलब पावर देख लेनी है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए ऑप्शन। क्लियर है बेटा। तो अब तक हमने देखे क्वेश्चन नंबर 26 to 35 फ्रॉम चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपना डाउट फिर से पूछ सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आपको कोई डाउट रह जाता है बेटा। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
वीडियोस को लाइक करें हमें मोटिवेट रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 बेटा। क्या कह रहा है देखिए, टू शॉर्ट बार मैग्नेट्स आर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m each are arranged at the opposite corner of a square of side d। हमने ये एक स्क्वायर ले लिया बेटा जिसकी साइड है d, जिसकी साइड क्या है बेटा d है, such that their centers coincide with the corners and their axes are parallel। यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिसिंग है, वो क्या है बेटा कि मैग्नेट कैसे रखी जानी चाहिए, वो इस क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये मैग्नेट है इसका सेंटर मैंने इस कॉर्नर के साथ कोइंसाइड कर दिया, दूसरी मैग्नेट है उसका एक्सेस कहा गया कि इसके पैरेलल होना चाहिए। तो ये पैरेलल तो ऐसे भी हो सकते थे बेटा कि अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूं, अरे पूरा ही घूम गया ये, चलिए इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूं और इसको भी पकड़ के ऐसे घुमा दूं, तो ये तभी भी तो पैरेलल हो सकते हैं। तो इनको कहना चाहिए था कि जो एक्सेस हैं वो पैरेलल हैं और वो एक साइड के भी पैरेलल है। देयर एक्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू वन साइड। चाहे तो वो ऐसे रखो, चाहे तो वो ऐसे रखो, पैरेलल टू वन साइड एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये जो लाइन है वो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग है बेटा, जो होनी चाहिए थी। फिर कहता है लाइक पोल्स आर इन सेम डायरेक्शन, ये साउथ ये नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, दोनों के जो लाइक पोल हैं वो सेम डायरेक्शन में रखे गए। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अदर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, अदर कॉर्नर पे अगर ये मैग्नेट मैं 1 मान लूं, ये वाली मैग्नेट 2 मान लूं, तो मैग्नेट 1 का ये वाला कॉर्नर क्या है बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट है, और मैग्नेट 2 का ये वाला पॉइंट क्या है एक्सियल पॉइंट है। तो नेट फील्ड क्या होगा बेटा, नेट फील्ड क्या होगा, एक्सियल की वजह से होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 m बाय आर क्यू, डिस्टेंस कितना है डी क्यू। इक्वेटोरियल की वजह से म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय डी क्यू, तो नेट क्या बच जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय डी क्यू। अब यहां m स्मॉल लिख रखी है और ऑप्शन में कैपिटल, तो आप कैपिटल कर लेते हैं बेटा इसे। मैग्नेटिक मूवमेंट इन जनरल कैपिटल से ही लिखी जाती है बेटा, तो कैपिटल, तो ये आंसर आ जाएगा। अब कई बार बच्चा कहता है सर इस पे चेक कर लो बेटा, इस वाले का इक्वेटोरियल है तो B2E आ जाएगा, इस वाले का एक्सियल है तो क्या आ जाएगा B1 एक्सियल। तो नेट फील्ड तो वही बनेगा क्योंकि एक्सियल ये वाला और इक्वेटोरियल ये वाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट फील्ड की मैग्नीट्यूड यही वाली रहने वाली है। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है बच्चों, टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डायपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, दो मैग्नेटिक डायपोल हैं यानी कि 2 बार मैग्नेट्स हैं, आर प्लेस्ड 2 मीटर अपार्ट। कोई 2 शॉर्ट बार मैग्नेट्स बना लेता हूं, एक छोटी सी ऐसे एक और, विद देयर एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अरे दोनों के एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ये वाली हो जाएगी ऐसे, दोनों के एक्सेस क्या हो गए, इसका एक्सेस ये हो गया, इसका एक्सेस परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 2 मीटर। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन देयर डायपोल्स, ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर और ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। अब इस मैग्नेट का पहली मैग्नेट के तो बेटा एक्सियल लाइन पे है तो B1 एक्सियल लाइन पे आएगा, दूसरी मैग्नेट का ये इक्वेटोरियल है बेटा तो इक्वेटोरियल किधर आ जाएगा बेटा B2E, ये साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ। क्लियर है बेटा। तो नेट फील्ड क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम बेटा B1A, दोनों 90 डिग्री पे हैं, B1A का स्क्वायर प्लस B2E का स्क्वायर 90 डिग्री पे है बेटा, लास्ट वाली टर्म क्या हो जाती है 2B1A B2E cos 90, cos 90 क्या होता है बेटा 0, तो ये वाली टर्म हम लिखते ही नहीं है। ओके,
अब B1A क्या है एक्सियल लाइन पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय 1 का क्यूब। B2E क्या है इक्वेटोरियल लाइन पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय 1 का क्यूब। तो इनमें से कॉमन क्या है बेटा, दोनों में से म्यू नॉट बाय 4 पाई m कॉमन है। पहले का यहां क्या बच गया 2 और दूसरे का तो सिर्फ 1, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई -7, मैग्नेटिक मोमेंट 2, ये क्या आ गया √5। तो क्या आ जाएगा 2√5 इंटू 10⁻⁻⁷। क्या आ गया बेटा हमारे पास, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझे बेटा, दोनों में से क्या कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर था रूट के बाहर आ जाएगा। जो नहीं है 2 और यहां पर 1 वो हमने अंदर रख लिया। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एट डिस्टेंस 1 मीटर। आप देख सकते हैं ये R है और ये लेंथ है, R इज मच ग्रेटर देन L, तो हम शॉर्ट बार मैग्नेट मानेंगे। तो हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब 10⁻⁻7, मैग्नेटिक मोमेंट है 0.6, डिस्टेंस कितना है 1, तो ये आ गया 0.6 इंटू 10⁻⁻7। आप 6 डेसिमल हटा दीजिए बेटा, 6 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ओके, ये 38 है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है बेटा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एट अ डिस्टेंस 75। यहां पर भी जो डिस्टेंस है वो लेंथ से बहुत बड़ा है बेटा, तो सीधा सीधा आप एक्सियल लाइन पे जो फील्ड का फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। बस यहां पर सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, बट डेटा थोड़ा अजीब दिया है जिसकी वजह से कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी मेहनत लग सकती है। तो यहां पर देखें 75 सेंटीमीटर था, मैंने उसको 0.75 मीटर लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा बच्चे कई बार दिक्कत फील करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, 0.75 को आप लिख सकते हैं 3/4, तो ये कितना हो गया बेटा 1.2, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 इंटू 10⁻⁻7। अब अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटा, कहां पर पहले छोटा करने की कोशिश करते हैं, ये 3 पे गया 9, ये 0.4, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 25/6.6 डिवाइड बाय 9। अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, 2 पे गया 18, 7 64 8, तो ये हमारे पास बन गया बेटा। तो अब अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 2.284 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। इसको आप क्या लिख सकते हैं माइक्रो, तो क्या आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अब अगर आप यहां 75 का क्यूब करने बैठ जाते बेटा इंटू 10⁻⁻6 लिखकर, तो बेटा फिर तो हो लिया था क्वेश्चन, खत्म ही नहीं होता, फिर आप सोचते रहते ये कैसे खत्म होगा। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है एग्जाम में ये भी मैं आपको सभी वीडियो के सॉल्यूशन में बताता हूं, तो इस बात पे तो एक लाइक बनता ही है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है हमें, ये क्वेश्चन नंबर 40 बेटा कहता है शॉर्ट बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट दिस, magnitude and direction of field produced by the magnet at 20 centimeter from the center of magnet on equatorial line। भाई अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड होता है बेटा वो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑपोजिट होता है। आप लिखते हैं फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई -m बाय r क्यूब, यानी कि वो मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑपोजिट होता है। कितना होगा यहां पर, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं बेटा, 10⁻⁻7 मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी दी है 0.39,
हमने पहले भी क्वेश्चन में ये बात की है कि मैग्नेटिक मोमेंट की इसकी यूनिट को समझना है जूल पर टेस्ला। एम्पियर मीटर स्क्वायर भी दे सकता है और जूल पर टेस्ला भी दे सकता है। आर क्यूब कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब। तो ये बन गया 10⁻⁻7। 0.39 नीचे 8 इंटू 10⁻⁻3। अब अगर आप मेरा साथ दें तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 0.39 डिवाइड बाय 8 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। बट जब आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में गॉस है, तो ये 10⁻⁻4 टेस्ला ऑटोमेटिकली गॉस में कन्वर्ट हो गया। इसको डिवाइड कर दीजिए 0.39 8 पे बेटा कैसे जाएगा? 0.4 अप्रोक्सीमेटली 5 कह सकते हैं। 0. अगर 4 होता तो 0.8 पे जाता, 0.40 0.05 पे जाता। तो ये वेरी क्लोज टू 0.5 है। जब आप एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं तो ये 0.049 आ जाता है। तो क्या आएगी बेटा? 0.049 0.049 एक ही ऑप्शन में है। और डायरेक्शन किधर जाएगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये साउथ टू नॉर्थ है। किधर है बेटा? साउथ टू नॉर्थ। दिस इज ऑपोजिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 50 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोइंग द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड बाय कंडक्टिंग शेल एंड मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग। इन दोनों में फर्क होता है। कौन सा इनमें से फर्क नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन एंड ऑन चार्ज एंड कंडक्टर है फ्री चार्ज। ये करेक्ट बात है बेटा, ये हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड ऑन टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एंड बट कंडक्टर कैनॉट एंड देम। गलत बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। ये एंड नहीं करती, ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं नॉर्थ टू साउथ, फिर साउथ टू नॉर्थ मैग्नेट के अंदर। दीज फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये गलत हो गया। लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैनॉट एंड ऑन एनी मटेरियल एंड परफेक्ट शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल। ये करेक्ट हो गया बेटा। तो इसने कहा था नॉट शोइंग, यानी कि गलत वाला बताना था, तो यही होना चाहिए। शेल्स ऑफ हाई परमेबिलिटी materials can be used to divert field lines of magnetic field from interior region। बेटा मैग्नेटिक मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग यही तो होती है कि मैं परफेक्ट किसी फील्ड लाइन को खत्म नहीं कर सकता बट डाइवर्ट कर सकता हूं। मैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बचाना चाहता हूं उसके अराउंड एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का शेल रख देता हूं, तो जो बाहर से फील्ड लाइंस आएंगी उनको मैं डाइवर्ट कर दूंगा, वो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से पास होकर निकल जाएंगी। तो वो इस इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, बेटा। यही होती है मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग। और यही चीज हमें कही है, शेल ऑफ हाई परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज किए जाते हैं इन फील्ड लाइंस को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि ये इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब ना करें। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 42 द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर सरफेस। किसी भी क्लोज्ड रेक्टेंगुलर सरफेस में से वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो। बी डॉट डी ए बेटा इज इक्वल टू जीरो। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है? किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। अ क्लोज्ड सरफेस encloses a magnetic dipole, the magnetic flux emerging from the surface क्या आएगा बेटा? जीरो। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड है बेटा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकलेगा वो क्या होगा? जीरो होगा। यहां तो वैसे भी डायपोल रखा है, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस क्या होना चाहिए था? जीरो होना चाहिए था बेटा। ओके। क्वेश्चन नंबर 44
क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। उम्मीद है इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो तो आपने लाइक कर ही दी होगी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर्स फ्लक्स ऑफ दिस वेबर, ये फ्लक्स दे दिया, H दे दिया, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया दे दिया बेटा, परमेबिलिटी ऑफ द आयरन बार बतानी है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू इंटू एच, क्योंकि एच क्या होता है, वी नॉट बाय म्यू नॉट और बी बाय म्यू। तो अगर हमें किसी के अंदर बार के अंदर लिखना है तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा बेटा, म्यू इंटू एच इंटू एरिया। अब मुझे सारा डेटा गिवन है बेटा, तो मुझे म्यू पता चल जाएगी। पाई कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय एच कितना है बेटा, 1500। एरिया कितना है बेटा, 0.5 इंटू 10⁻⁻4। अगर मैं जीरोस को एडजस्ट करूं तो ये हमारे पास 2.4 और ये हमारे पास हो गया बेटा, ऊपर एक जीरो और बच जाएगी, और ये 1500 और ये 1/2 बेटा 750। 2.4 डिवाइड बाय 750 और एक जीरो और है नीचे ये वाली, तो मैं इसको नीचे ले आया, तो ये हमारे पास बचना चाहिए। बट अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ये तो बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, तो यहां पर इसने पूछने में गलती कर रखी है बेटा। अगर हमसे परमेबिलिटी पूछी गई है तो आंसर यही आना चाहिए था, परमेबिलिटी ऑफ आयरन बार, तो इसने पूछने में गलती कर दी। यहां पर क्या आना चाहिए था, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या आना चाहिए था बेटा, रिलेटिव परमेबिलिटी। वो किसके बराबर होगी, ये म्यू को लिखा जा सकता है, म्यू इंटू म्यू आर 2.4। अगर मैं 7 इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं जैसे पहले भी आपको बताया था, 7.5 को क्या लिखा जा सकता है, 30/4। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 30,000/4 लिखा जा सकता है। जरूरत पड़े तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं। म्यू नॉट को इधर ले आओ बेटा, म्यू नॉट, म्यू नॉट को क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या होता है, 10 इक्वल टू 10⁻⁻7। एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं आप, है ना। तो म्यू आर हमारे पास क्या हो गया, ये 4 ऊपर चला गया, नीचे बच गया 3 इंटू 10⁻4। म्यू नॉट को क्या लिख दिया बेटा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इस म्यू नॉट को आप कहां ले जाओगे, यहां डिनोमिनेटर में, और यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू क्या रख दी, यहां म्यू नॉट आते ही मैंने इसकी वैल्यू रख दी बेटा। क्या बचा, अब देखिए 4 से 4 कट गया, पावर को एडजस्ट करें, 2.4 3 इंटू पाई, ये पावर आ गई 3 ऊपर। अब क्योंकि यहां पर पावर क्या हो गई थी बेटा, -3, तो ऊपर जाकर +3 हो गई बेटा। अब अगर आप देखें तो इसको एडजस्ट कर दिया, ये हमारे पास कट जाएगा कितने पे, 0.8 पे, तो ये कितना आ गया, 800 डिवाइड बाय पाई। अब पाई की वैल्यू आप सबको पता ही है कितनी होती है बेटा, 3.14। अब म्यू आर में आप पास में जाना शुरू करें, म्यू आर के पास में जाएंगे तो आपको दिखेगा यार ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा पास में है, तो यहां तो अब काम फंस गया बेटा। अब अगर ऑप्शन इतनी ज्यादा पास में है तो मैं फ्रैक्शन में डिवाइड करने का रिस्क नहीं ले सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 22/7, 2 पे गया 11 400, ये आ गया 2800 डिवाइड बाय 11। अब कट करेंगे, 2 पे गया 22, 60 60, 5 पे गया 55, 50 50, 4 पे गया 44, 6 बचा 60, यानी कि फिर से 5 पे जाएगा, फिर से 4 पे जाएगा बेटा, यही बात है। तो 254.54 ये हमारे पास आना चाहिए।
तो 254.54 के सबसे पास क्या है बेटा, 255 है। तो यही हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो ध्यान देना है बेटा कैसे आपको अपनी कैलकुलेशंस को एडजस्ट करना है। 800 को 3.14 से डिवाइड करना बिल्कुल आसान काम नहीं था, और जब भी ऑप्शन इतनी पास हो तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई थी। तो कैसे किया हमने इसको, 22/7 में कन्वर्ट करके किया, और आप बिल्कुल पास में एग्जैक्ट आंसर के पास पहुंच गए विदाउट एनी एरर। इन्हीं चीजों का हमें फाइनल कंपटीशन में भी ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ सब्सटेंस विद रिलेटिव परमेबिलिटी। वहां पर भी क्या वर्ड यूज करना चाहिए था, रिलेटिव परमेबिलिटी। व्हाट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब ये बना ना क्वेश्चन बेटा, म्यू पूछ लिया और हमें क्या दिया है, म्यू नॉट दे दिया, म्यू आर दे दिया। तो म्यू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू आर कितना है 600, मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 पाई इंटू 10⁻⁻5। यही हमारे पास क्या है बेटा, आंसर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चंस बेटा इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देख चुके हैं। उम्मीद है सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमसे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, वन शॉट वीडियोस, पीवाईक्यू वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक वीडियोस, सभी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 46 बेटा क्या कह रहा है, अ मैग्नेट is in the shape of thin cylinder of length this has intensity of magnetization। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ बुक्स में I के साथ और कुछ बुक्स में M के साथ लिखा जाता है। ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। द मैग्नेटाइजेशन करंट पूछा गया। ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर मैं I के साथ यूज करूं तो ये है मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम देखें तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास क्या होती है बेटा, NIA, या फिर आप लिख सकते हैं जब हमारे पास एक ही रूप दिया है IA, यहां पर I क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन करंट बेटा। A से A कट जाएगा तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन करंट, इसको अब मैं स्मॉल I से लिख लेता हूं क्योंकि मैंने I तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को यूज कर लिया। तो मैग्नेटाइजेशन करंट हमारे पास क्या आ गया, I इंटू एल। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है 10⁻⁶, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बन गया 5 इंटू 10⁵ एम्पियर। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, डोमेन इन अ फेरोमैग्नेटिक आयरन in the form of cube having this atom, side length of the domain is this, each atom has dipole moment this, the magnetization of domain। तो बेटा ए कितने एटम है, इतने, एक एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है, इतनी। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। एक एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट है, एक एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट है 8 इंटू 10⁻⁻24। टोटल कितने एटम हैं, 5 इंटू 10⁻10। तो हमारे पास 40 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर मीटर स्क्वायर बच गया। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो है एक क्यूब है और क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है बेटा, साइड लेंथ का स्क्वायर। साइड लेंथ क्यूब सॉरी साइड लेंथ कितनी है 1.6 माइक्रोमीटर। तो क्यूब टोटल ये कितना हो गया 40 इंटू 10⁻⁻14। अगर आप एडजस्ट करें तो ये 40 1.5 के क्यूब को लिखा जा सकता है 3/2 का क्यूब, और यहां आ गया -18 और ये कितना है -14। ये ऊपर चली जाएगी पावर 40, ये आ गया 10⁻⁴
यहां ये 2 का क्यूब ऊपर चला गया बेटा, तो कितना हो जाएगा 8, और नीचे क्या बच गया 3 का क्यूब 27। अब अगर आप देखें तो ये 320/27 इंटू 10⁴ है। आप इसे डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 12। अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा बेटा 12। 1 पे गया 5, 1 पे गया बेटा, सॉरी 27 इंटू 1 27, 32 में से 5 बच गया 50, और 3 से जाएगा 3 आना चाहिए था, सॉरी नहीं 2, 27 इंटू 2 करेंगे 54। तो ये हमारे पास बहुत पास में आना चाहिए था। ध्यान से देखिए बेटा ऑप्शंस कितने पास पास में है, 11.1.18 पावर का ध्यान रखना है, 11.8 है, तो बहुत पास पास में ऑप्शंस हैं। ध्यान से देखिए बेटा 11 पॉइंट, आप इसको 12 की जगह कर लीजिए 11.8, आपको फिर आंसर दिखाई देगा। 11.8 इंटू 4 ये पहली ऑप्शन नहीं है। अब अगर मैं इसको देखूं 1.18 इंटू 10⁵, ये वाली ऑप्शन हमारे पास बन रही है, तो क्या बन गया डी ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा। तो ऑप्शन को ध्यान से मार्क करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 48 बेटा क्या कहता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि ये हमें क्या दिया है H, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर से वही आ गया, रिलेटिव परमेबिलिटी फाइंड करनी है। इस बार मेंशन कर दिया बेटा, पहले ये मेंशन करना मिस हो गया था जब हमने परमेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 44 में हमने यही सब किया था बेटा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और फ्लक्स से परमेबिलिटी निकाली थी, बट यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए म्यू एच इंटू ए, और म्यू किसके बराबर है म्यू आर, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एच इंटू ए बेटा। क्लियर है। यहां पर अब हमें क्या दे रखी है, वहां मैग्नेटिक फ्लक्स दिया था, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है, यानी कि हमें 5/a गिवन है। हमें म्यू आर फाइंड करना है, म्यू नॉट एच की वैल्यू पुट करनी है। ये कितना दे दिया 8 पाई, म्यू आर हमें फाइंड करना है, ये है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये है 2 इंटू 10⁻3। अगर आप मेरा साथ दें तो ये 4 पाई इंटू 2 8 पाई, ये कट गया। अब यहां पर 1 है, पावर कितनी बच गई बेटा इधर 10⁻⁻4, तो म्यू आर कितना आ गया 10 की पावर 4। तो क्या आंसर बन रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसकी यूनिट को ध्यान से देखिए बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये हमारे पास फ्लक्स पर यूनिट एरिया विच इज इक्वलेंट टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसकी यूनिट क्या थी टेस्ला। ऐसी चीजों को ध्यान से देखना होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। उम्मीद है यहां तक आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है 49th नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, हमें कह रहा है अ परमानेंट मैग्नेट इन द शेप ऑफ थिन सिलेंडर ऑफ लेंथ दिस हैज मैग्नेटाइजेशन दिस मैग्नेटाइजिंग करंट पूछा। ये फिर वही आ गया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 49 इट इज सेम एज ऑफ वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 46 बेटा। 46 एंड 49 सेम है। क्या कह रहा है, मैग्नेटाइजेशन हमारे पास किसके बराबर है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये आ जाता है मैग्नेटाइजिंग करंट लेंथ डिवाइड बाय एरिया इनटू लेंथ, ये कट जाएगा। तो IM किसके बराबर आएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू एरिया। ये कितनी गिवन है बेटा हमें 10⁶। ये हमें कितनी गिवन है 10⁶। और एरिया कितना है बच्चों, लेंथ गिवन है, सॉरी लेंथ थी, यहां मैंने भी क्या कर दिया, यहां देखिए थोड़ी सी गलती कर दी, एरिया से एरिया काटना था, लेंथ बचेगी। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बेटा। तो क्या बन गया 10⁵ एम्पियर। तो क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम मैग्नेटिज्म एंड मैटर
फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। उम्मीद है इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे और पार्ट 1 और बाकी सभी चैप्टर के भी सॉल्यूशन आपने देखे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम ऐसी वीडियोस और पोस्ट करें तो बस छोटा सा काम आपको करना है, वो है वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 50, अ रिंग ऑफ मीन रेडियस दिस हैज टर्न दिस वायर वाउंडेड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी 800। ये हमें डाटा गिवन है बेटा। क्या होगा यहां पर ध्यान से देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर हैज मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ दिस इज, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये क्वेश्चन किसका है? अ रिंग ऑफ मीन रेडियस, अ रिंग ऑफ मीन रेडियस 15 सेंटीमीटर बेटा। रिंग ऑफ मीन रेडियस 15 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा कहा गया है। एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर हमने जो वाइंडिंग्स है वो वाउंड की गई है। ये हमारे पास अंदर क्या है? कोर है। इस कोर का एवरेज रेडियस हमें गिवन है। ये प्रॉब्लम है बेटा टोरॉइड के ऊपर बेस्ड। ये प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस्ड है? टोरॉइड। और ये अब जो नया सिलेबस है 2024 नीट का जो सिलेबस आया था उसमें अब ये सिलेबस में नहीं है, नॉट इन अ सिलेबस। बट पहले कैसे सॉल्व करते थे बेटा? टोरॉइड के लिए जो फॉर्मूला होता था वो सेम होता था जो हमारे पास सोलेनॉइड के लिए है। अगर अंदर कोर रखी गई है तो म्यू नॉट की जगह म्यू आर आता था, तो यहां आएगा म्यू नॉट म्यू आर। एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ये लेंथ कितनी हो जाती है बेटा? क्योंकि ये रेडियस आर है तो ये लेंथ कितनी हो जाती है? 2 पाई आर। और करंट क्या है? आई है। तो अब अगर बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी थी बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, म्यू आर की वैल्यू 800 हमें यहां पर गिवन है बेटा क्वेश्चन में। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी गिवन है? 3500 गिवन है बेटा, 3500। और करंट कितना है? 1.2। नीचे क्या है? 2 पाई आर। आप देख सकते हैं रेडियस कितना गिवन था हमें? मीन रेडियस 15 सेंटीमीटर। बस आपको इसे सॉल्व करना है बेटा। अगर आप मेरा साथ दें तो 2 पाई यहां पर कट जाएगा, यहां पर 15, ये 3 और ये 700 आ जाएगा। यहां पर क्या बच गया? 2, यहां बच गया 7, नीचे बचा 3, पावर यहां 2 और 2 4 और यहां 1.2 भी था बेटा। देखिए ओके, पावर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां है 2 और 2 4, 2 नीचे से आ जाएंगी 6, तो कितनी बच गई बेटा? सिर्फ 1 बच गई। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसको मैं 0.3 को कट कर सकता हूं, 0.4, ये आ गया 2 इंटू 0.4, 0.8 इंटू 7, 5.6 इंटू 10⁻⁻1। यहां पर 8 और बच गया। देखिए ये वाला 8 भी हमने मिस कर दिया बेटा, तो यहां एक और 8 आना था, इंटू 8 आना था बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.48 टेस्ला। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.8 बन गया और 0.8 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.48 टेस्ला। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है बेटा। इसमें हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम मैग्नेटिज्म एंड मैटर फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। पार्ट 1 में हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 टू 25, ये पार्ट 2 था 26 टू 50। जो थर्ड पार्ट आएगा बेटा उसमें 51 टू 85, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन टोटल 85 हैं। जो नई बुक आई है, अपडेटेड बुक है, जिसमें जो नीट 2024 के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं, उसमें 85 है। तो थर्ड पार्ट में 51 टू 85 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोग पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए बेटा स्टे कनेक्टेड, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Remember to like, share and subscribe.